और बहुत हद तक मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स के बाद बहुत अच्छे से आपको कमांड हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करने भी लगेंगे। सही गलत पे या प्रिडिक्शन के गलत होने पे मत जाइएगा। अगर उसी को सोचेंगे तो कॉन्फिडेंस खराब होगा, कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अगर सोचेंगे कि हाँ हमें पता है, हमें देखना क्या करना क्या, बस यही है कि वो उस प्रिडिक्शन वो हमारी गलत हो रही है, शुरुआत में 5 गलत हो गई, 10 गलत हो गई, कोई बात नहीं, लेट इट बी, कोई बात नहीं। के एन राव जी की एक बुक में लिखा भी हुआ है, उन्होंने लिखा भी है कि जब तक आप गलत नहीं करेंगे तब तक सही तक नहीं पहुंचेंगे। तो हमारी गलतियां ही हमको सिखाएंगी कि अच्छा ये प्रिडिक्शन गलत हुई थी, इस क्लाइंट के लिए हमने ऐसा बोला था, मगर उस क्लाइंट के लिए एक्चुअली ये काम ऐसा हुआ नहीं हुआ। तो जब आपको क्लाइंट खुद बताएगा कि मेरा काम ऐसे हुआ, यहाँ नहीं 3 महीने बाद हुआ, 6 महीने बाद हुआ, आप उसके उसके जब उसको दोबारा से रीअसेस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो गलती गलती करना भी जरूरी है। बिना गलती करे अच्छी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, ये भी मैं बता देता हूँ आपको। बिना गलती करे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। प्रिडिक्शन उन्हीं के वो ही नहीं कर सकते लोग जो लोग प्रिडिक्शन से डरते हैं या करना ही नहीं चाहते। प्रिडिक्शन में जितना 8वां घर जरूरी है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, उतना ही या उससे ज्यादा 5वां घर जरूरी होता है। क्योंकि 5वां घर रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखाता है हमारी, क्या हम रिस्क लेना जानते हैं प्रिडिक्शंस को लेके। क्योंकि 5वां घर एस्ट्रोलॉजी में सोल्यूशन देने का है। अगर आप सोल्यूशन देंगे और अपनी प्रिडिक्शन देंगे तो 5वें घर से ही देंगे। आपने ज्योतिष तो सीख लिया 8वें घर से, ठीक, मगर कहीं ना कहीं रिस्क लेना नहीं सीखा। तो रिस्क लेना 5वें घर से आता है। जितना 5वां घर अच्छा होगा, जितना 5वें घर का लॉर्ड अच्छा होगा, जितना 5वें घर की डिग्निटी अच्छी होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना आप प्रिडिक्शन करने से घबराएंगे नहीं। और आप कभी आउटकम के बारे में नहीं सोचेंगे। आप बोलेंगे कोई बात नहीं, एक गलत हो गया तो पता चल गया कि इसमें मेरी क्या गलती है, कम से कम वो गलती अब दोबारा नहीं करेंगे। और मान लीजिए दूसरा कोई चार्ट आया और जिसमें कोई उस चार्ट के अंदर क्लाइंट की आस्क ही दूसरी है, तो आपने उसके अंदर प्रिडिक्शन जो करी, सपोज करो वो भी गलत होगी, कोई बात नहीं, उससे भी आपने सीखा। तो आपको 2 तरीके की प्रिडिक्शन आपको पता चल गई मैंने गलत की। एक जॉब से रिलेटेड हो सकती है, एक बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, या एक मैरिज से रिलेटेड हो सकती है। कोई और थर्ड होगी तो गलत हो जाएगी, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ एक ही तरीके की प्रिडिक्शन आपने 2-3 बार गलत करी, बट ये बात गारंटी है कि आपके जब चौथी बार करेंगे तो आपकी सही जाएगी। 5वीं बार करेंगे सेम मैरिज प्रिडिक्शन तो सही जाएगी, 6ठी बार करेंगे तो वो भी ठीक जाएगी, 7वीं बार करेंगे तो भी ठीक जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि मैंने क्या गलती की थी लास्ट टाइम। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई भी चार्ट देखेंगे, जब भी कोई भी चार्ट देखेंगे और उसके अंदर आपको कुछ भी प्रिडिक्शन करनी है, अगर किसी को जॉब की प्रिडिक्शन चाहिए तो आप उस दशा अंतरदशा के प्लैनेट की स्थिति को समझेंगे। अगर उसकी स्थिति को आप गेज नहीं कर पाए एज अ डॉक्टर, पेशेंट की स्थिति को डॉक्टर ही गेज करता है ना, तभी तो पता लगता है उसे कि ये पेशेंट को क्या दवाई चाहिए, कितना ज्यादा बुखार है, कितना जल्दी रिकवर कर सकता है। वो असेस करने के बाद ही वो उतने डोज की दवाई बताता है, या तो 5 दिन की या 2 वीक्स का कोर्स होता है। ज्यादा लगता है तो बोलता है ब्लड टेस्ट करा लीजिए, तो और भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम ज्यादा है या नहीं है। सेम वही चीज है, चार्ट को देख के वही करना है। एकदम से कंक्लूजन पे आप नहीं आएंगे। यू हैव टू वर्क लाइक अ डॉक्टर कि पहले मुझे असेस करना है, एकदम से प्रिडिक्ट नहीं करेंगे। तो जब भी आपके पास कोई चार्ट आया, मान लीजिए आपके पास कोई चार्ट जॉब के लिए आया, आपने दशा अंतरदशा देखी, मान लीजिए वो दशा अंतरदशा सूर्य या चंद्रमा की थी, या सूर्य या बृहस्पति की थी। आप दोनों
प्लैनेट की स्थिति को समझेंगे, उनकी स्ट्रेंथ को समझेंगे कि वो उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो मैं आपको देखना बताऊंगा। ये तो सिर्फ पॉइंट्स हैं कि आपको पता है कि ये हमें को देखना है, मगर देखते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सब बना बनाया सब कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, सब आपको दिखाऊंगा। बट उसके बाद आप अपने नोट्स बनाएंगे। जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे, जब तक आपका कलम आपके नोट पैड पे नहीं चलेगी, तब तक आपसे वो जो हॉरोस्कोप है ना आपसे बात नहीं करेगी। आप अगर सोचते हैं कि मैं जैसी सॉफ्टवेयर मैंने कोई कुंडली लगाई और तुरंत मैं बताने लगूं, तो वो एक तो तरीका सही नहीं है। आप देखिए, मगर उसके अंदर आप नोट्स बनाइए। मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास कम से कम 50 to 60 नोट पैड्स हैं मेरे पास। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैं हैंड रिटन कुंडली बनाता था। तो क्योंकि मैं जब भी कोशिश करता था सॉफ्टवेयर को देख कर कुंडली समझने की, तो वो मुझे कुछ ना एक लगता था कि देयर इज सम वॉइड। कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि वो कुंडली बात नहीं कर रही है। कुछ ना कुछ एक ऐसा लगता था कि कुछ एक वॉइड है। तो उसके बाद फिर कुंडली मैंने बनाना शुरू की। मतलब मैं आपको दिखा सकता हूँ ऑन कैमरा कि मैंने डिविजनल चार्ट्स तक बनाए मेन राशि के अलावा। मैंने उसके अंदर दृष्टियां भी ड्रॉ करी। मैंने सब कुछ उसके अंदर लिखा, नोट्स बनाए अपने खुद के कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है। और जब भी मैं क्लाइंट से बात करता था, विश्वास मानो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लेवल का ही होता था, क्योंकि मुझे मुझे पता है कि मैंने सब अपने हाथ से लिखा हुआ है। एक एक चीज मैंने लिखी हुई है। दशा जो चल रही है वो मुझे पता है, अंतरदशा चल रही है, आने वाला समय भी पता है, कौन सा प्लैनेट की दशा आएगी वो भी पता है, ट्रांजिट भी याद हो गया, किसका चल रहा है किसका नहीं वो भी मुझे याद हो गया, और जो प्लेसमेंट है वो भी मुझे याद हो गई। तो आपको मैं हमेशा बोलूंगा कि पॉइंट्स सिर्फ ये आपकी मदद करने के लिए हैं, मगर आप हाथ से ही बनाएंगे अपनी किसी की भी कुंडली, अगर आपको बहुत अच्छी कमांड चाहिए तो। तो प्लैनेट की स्थिति को देखने के लिए आपको क्या देखना है, क्या वो प्लैनेट एक्सॉल्टेशन में है। शनि की अपनी राशि सबको पता है मकर होती है और कुंभ होती है। कुंभ राशि उस जो है उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, करेक्ट। और एक्सॉल्टेशन वो होता है तुला साइन में, यानी लिब्रा में वो एक्सॉल्टेशन होता है। तो ये, हाँ, अगर आपको याद नहीं है तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिएगा। अगर मुझे वो क्लास भी लेनी पड़ी तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, कौन से खुद के साइन होते हैं, कौन सी मूल त्रिकोण राशि होती हैं, कहाँ किन राशियों में कौन सा प्लैनेट उच्च अवस्था में चला जाता है यानी एक्सॉल्टेशन में आता है। फ्रेंडली प्लैनेट कौन से होते हैं, कौन से ग्रेट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि फ्रेंडशिप और एनिमिटी प्रिडिक्शन में यूज होती है। बहुत कम लोग हैं, मैं बोलता हूँ सिर्फ 5% ही लोग होंगे जो फ्रेंडशिप का कॉन्सेप्ट लगा पाते होंगे कुंडली में। मगर फ्रेंडशिप का जो कॉन्सेप्ट है लगाना, सिर्फ याद करना कि मंगल बृहस्पति के मित्र हैं, या मंगल सूर्य के मित्र हैं, या जुपिटर इन दोनों के मित्र हैं, या चंद्रमा के मित्र हैं, ये याद रखना फिर भी आसान है, बट कुंडली में लगाना, लगाते वक्त हम भूल जाते हैं। और इसी को हम बार बार बेसिक्स बोलते हैं, इसी को बार बार बेसिक्स बोलते हैं। तो अगर आपने फ्रेंडशिप एनिमिटी समझ ली तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे प्रेडिक्शन कैसे करनी है। तो फ्रेंडशिप एनिमिटी सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, ये वाकई में प्रिडिक्शन में काम आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कर इसको यूज लेते हैं, ये आपको मैं दिखाऊंगा। जो जो पॉइंट लिखे हैं मैंने कम से कम 50 to 60 पॉइंट्स लिखे हैं, और वो सब आप लगाना सीख जाएंगे। और वो जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं, मतलब सारे के सारे आज ही दे दूंगा, सारे के सारे। और जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, ओवर एंड अबव इसके अलावा। तो फ्रेंडशिप देखना, प्लैनेट की अवस्था को समझना कि वो मूल त्रिकोण साइन में है, एनिमिटी साइन में है, एक्सॉल्टेशन में है, डेबिलेशन में है,
क्या वो प्लैनेट अपने केंद्र घरों में का स्वामी है, त्रिकोण घर का स्वामी है, क्या वो 6, 8, 12 के घरों का स्वामी है। बहुत जरूरी है जानना, इसको लघु पराशरी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, तो लघु पराशरी जानना भी बहुत जरूरी है। लघु पराशरी भी बेसिकली बहुत कम लोग, मतलब शायद पढ़ते सभी लोग हैं, बट जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तो शायद भूल जाते हैं या लगा नहीं पाते हैं उस कॉन्सेप्ट को, और उसके बिना प्रिडिक्शन लगाना मुश्किल होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि विंशोत्तरी दशा से उनसे प्रिडिक्शन नहीं होती, क्योंकि उनको क्या दिखता है कि अरे शुक्र की तो 20 साल की दशा है, तो इसको कैसे प्रिडिक्ट करें। और कोई अंतरदशा में ऐसा प्लैनेट आ गया जिसकी 2.5-3 साल की अंतरदशा आ गई, तो और कंफ्यूजन, तो कैसे करें। और वही जिसकी अंतरदशा 2.5 साल की चल रही है, वही क्लाइंट आपके पास 3-4 साल, उसी 2 साल में 4 बार आ गया, तो कैसे प्रिडिक्ट करोगे। तो भी तो आप फंस जाओगे, आप सोचोगे अभी तो 6 महीने चार्ट दिखाया था, फिर क्लाइंट फिर आ गया आपके पास, आपको लगेगा अब मैं कैसे बताऊं, अब मैं क्या करूं, क्योंकि विंशोत्तरी दशा तो वही है, सेम दशा भी वही चल रही है, अंतरदशा भी वही चल रही है, अंतरदशा बदली भी नहीं है, तो क्या बोला जाए। और अभी तो अंतरदशा का टाइम अभी 1-1.5 साल और बाकी है। तो विंशोत्तरी दशा इसलिए डिफिकल्ट होती है क्योंकि बेसिक्स हमारे थोड़े से हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आपके को पता है कि ग्रह जो है वो केंद्र के घरों में बैठा है, त्रिकोण के घरों में बैठा है, उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन से घरों में है, वो किसका रिजल्ट ज्यादा देगा प्लैनेट। क्योंकि हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं, राहु केतु की कोई होती नहीं है, कोई राशि उनकी एज सच होती नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की एक एक होती है, कर्क और सिंह मगर सबकी 2-2 होती है। तो किसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, तो ये भी एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कुछ ऋषि कुछ किताबों में ऐसा है, वो कहा जाता है कि वो अपना मूल त्रिकोण राशि जहां होती है वहां का रिजल्ट देते हैं। केपी इस कॉन्सेप्ट में बिलीव ऐसा कुछ करते नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि अगर शुक्र चौथे घर में बैठा हुआ है और वो मालिक है, उसकी राशियां, मतलब एक मान लीजिए पहले घर में है, और दूसरी राशि जो है उसकी छठे घर में है, तो वो सिंपल, आप जब वो टेबल देखेंगे केपी में कि कौन कौन से हाउस एक्टिवेशन हो रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि भाई शुक्र ने प्लैनेट जहां पर वो बैठा हुआ है, मतलब उसको वो एक्टिवेशन में दिखाएगा, और पहले घर को दिखाएगा और छठे घर को दिखाएगा वो। मगर वैदिक ज्योतिष कहता है कि मूल त्रिकोण राशि के ज्यादा रिजल्ट आएंगे। तो कंफ्यूजन कैसे करें, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो हम वो सीखेंगे यहाँ पे। ट्रांजिट को कैसे यूज करते हैं वो सीखेंगे। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को कैसे यूज करते हैं प्रिडिक्शन में। नवांश में जो D9 चार्ट है उसको कैसे चेक करते हैं प्रिडिक्शन में। डिविजनल चार्ट्स के में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमको ध्यान रखना चाहिए, कब हमको डिविजनल चार्ट्स को प्रिडिक्शन में यूज करना चाहिए, और कब हम ना भी करें तो चल सकता है, और कब हमको यूज करना है, किस केस में करना है और किस केस में नहीं करना है। जिस प्लैनेट की दशा अंतरदशा चल रही है उसकी स्थिति क्या है राशि चार्ट में, वो किन प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में है, कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं, डिविजनल चार्ट्स में उसको कैसे देखें। ये सब हम सीखेंगे। कोई प्लैनेट पाप कर्तरी में तो नहीं है या शुभ कर्तरी में है, तो क्या रिजल्ट होगा। जिस प्लैनेट को हम सर ये हेम्ड हैम हेम्ड मतलब क्या? हैम मतलब होता है कि
एक प्लैनेट दो ग्रहों के बीच में सैंडविच हो जाना, यानी उसके अंदर एक तरीके का ऐसे समझिए कि दो ग्रह उसको दबा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपके पहले घर में लगन में शुक्र बैठे हुए हैं और 12वें घर में बुध बैठे हुए हैं और दूसरे घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, तो आपके लगन वाले प्लैनेट को जिसमें शुक्र है उसको दो प्लैनेट दबा रहे हैं। कहां से दबा रहे हैं? दूसरे घर का जुपिटर और 12वें घर का शुक्र, 12वें घर का बुध। तो इसको बोलते हैं शुभ कर्तरी, मतलब ये शुभ योग है, ये अच्छा योग है। और अगर कंडीशन दूसरी यही हो, इसमें थोड़ी सी चेंज हो जाती कि पहले घर में शुक्र ही है और 12वें घर में आ जाता राहु और दूसरे घर में आ जाता मंगल, तो इससे क्या होता है, ये पाप कर्तरी में आ जाता और इससे क्या होता है कि शुक्र के शुभ फलों में कमी आ जाती। तो जो बेसिकली कमी क्या आ जाती, मतलब पहली बात तो ये कि शुक्र कमजोर हो जाता बहुत ज्यादा। तो अगर वहां शुक्र जो है पहले घर में उच्च का भी बैठा है ना, पाइसिस साइन में, तो भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा वो, बहुत हद तक नहीं देगा वो। और होता यही है कि जब हम कुंडली देखते हैं किसी की, तो हम या तो हम प्रिडिक्शन कर देते हैं या क्लाइंट हमको बोलता है कि देखिए हमारी शुक्र की दशा चल रही थी या चली, अभी शुरू हुई है 2-3 सालों से या 5 साल से, मगर शुक्र अच्छे रिजल्ट ही नहीं दे रहा, जबकि उच्च का पहले घर में बैठा हुआ है। तो आप उसको कैसे जज करेंगे? उसका क्राइटेरिया क्या है? क्या शुक्र ने ही पूरा जीवन पे आधिपत्य कर रखा है? क्या अंतरदशा कुछ नहीं कर रही? क्या अंतरदशा को जब हम देखें तो कैसे देखें उसको प्रिडिक्शन में कैसे लें? टाइमिंग ऑफ जब इवेंट कर रहे हैं हम, तो उसको कैसे यूज में लेके आए हैं? अगर कोई प्लैनेट पहले घर में, जैसे मैंने बताया, शुक्र ही है, अगर वो कंजंक्ट है किसी शुभ प्लैनेट से, जैसे कि चंद्रमा हो सकता है, बुध हो सकता है, जुपिटर भी हो सकता है, तो बेसिकली पहले घर के कारकत्व में बढ़ोतरी होगी। और स्पेशली अगर पहले घर में शुक्र बैठा है और पहले ही घर में आप ये मान लीजिए कि बुध आ जाए, और बुध जो है शुभ ग्रहों को रूल करते हैं, शुभ ग्रहों को मतलब घरों को, चाहे वो ट्राइन हाउसेज हो या केंद्र हो, तो पहले घर के कारकत्व में, यानी कि पहला घर जो है, अब उसमें शुभता आ जाएगी उन दोनों प्लैनेट के द्वारा, क्योंकि दोनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। तो पहले घर में जब जो दोनों प्लैनेट बैठे हैं, जब भी उनकी दशा अंतरदशा आएगी, तो चांसेस यही है कि उस समय रिजल्ट अच्छे मिलेंगे जातक को। इसी के अंदर कोड छुपा है। मैंने बोला उसी उसी समय उसको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है कि केंद्र या त्रिकोण का मालिक बुध बैठा हुआ है पहले घर में शुक्र के साथ, और दोनों शुभ ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस है, जब इसकी दशा अंतरदशा चलेगी तो मैं क्लाइंट को बोल दूंगा कि आपका ये काम होने की संभावना है। तो मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रूल बताए आपको, वो सब मैंने देख लिए। मतलब मैंने क्या देखा? मैंने डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी देख ली, मरकरी पहले घर में है। मैंने ये भी देख लिया कि क्या मरकरी के साथ जो शुक्र है वो सम है, एनिमी है, फ्रेंड है। क्या पहले घर में जो राशि है वो मित्रता वाली राशि है या शत्रुता वाली राशि है? मैंने वो भी देख लिया। क्या एग्जॉल्टेशन में है, डेबिलेशन में है? मैंने वो भी देख लिया। अगर सूर्य आसपास है उसी पहले घर के, या पहले ही घर में सूर्य है, तो मैंने वो भी देख लिया, क्या वो कंबस्ट तो नहीं कर रहा है, उस प्लैनेट, दोनों प्लैनेट को जला तो नहीं रहा है, शुक्र को जला तो नहीं रहा है, बुध को जला तो नहीं रहा है। तो मैंने वो भी देख लिया। तो मैं प्रिडिक्शन कब क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये सब असेस किया, तभी कर पा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बस दशा अंतरदशा देखी और बस एकदम से प्रिडिक्शन करनी है तो इसलिए कर दी, ऐसा नहीं है। मैंने पहले वो सब चीजें देखी, मैंने उन प्लैनेट में वो ताकत समझी, वो डिलीवर करने की उनमें है भी या नहीं। क्योंकि आपको जनरली ऐसे ही चार्ट मिलेंगे जिनमें क्लाइंट बोलेंगे आपको कि देखो ये एग्जॉल्टेड है,
ये मूल त्रिकोण राशि का है, फिर भी रिजल्ट अच्छी नहीं, तो आप जब चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और वो मैं आपको सारे रूल बता दूंगा, सारे रूल बताऊंगा कि कैसे प्लैनेट की स्ट्रेंथ को समझा जाता है। आप जब भी किसी प्लैनेट को देखेंगे तो अगला रूल ये देखेंगे कि क्या उस प्लैनेट जो पहले घर में बैठा हुआ है उसका डिस्पोजिटर की हालत कैसी है, यानी उसका लॉर्ड, पहले घर का मालिक। डिस्पोजिटर का मतलब होता है पहले घर में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का मालिक कहाँ है, उनकी अवस्था कैसी है। तो अगर पहले घर का जो डिस्पोजिटर है वो अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस शुक्र में उतनी ताकत नहीं हो। तो डिस्पोजिटर को भी देखना बहुत जरूरी है, क्या वो अपनी राशि में है, एग्जॉल्टेशन में है, अच्छे घरों में बैठे हुए हैं, वो जो डिस्पोजिटर है वो भी देखना बहुत जरूरी है। फिर किसी भी ग्रह की स्ट्रेंथ जानने के लिए अगला रूल, क्या उस पर कोई नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस है। अब नेचुरल जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं वो बेसिकली राहु केतु शनि होते हैं, और हम दो और प्लैनेट को भी लेते हैं, वो है सूर्य और मंगल। उन दोनों को भी हम लेते हैं कि वो मेलिफिक में ही कई बार काउंट किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कंडीशन टू कंडीशन देखने के बाद। वो मैं आपको सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि पहले घर में शुक्र था और मैंने कह दिया उसमें बुध भी है। अब बुध लग तो नेचुरल बेनिफिक ही रहा है। अब मान लो वो बुध जो है अगर छठे, आठवें, 12वें घर का रिजल्ट दे रहा है, यानी कि 6, 8, 12 का मालिक होके बैठा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत भी दे सकता है वो। तो हमको ये भी देखना है। शुभ ग्रहों का कोई भी मालिक किसी के साथ बैठेगा तो शुभ देगा। अगर बुरे ग्रहों का मालिक होके किसी प्लैनेट के साथ बैठ गया तो उसको वो कहीं ना कहीं खराब ही करेगा वो। फिर आप देखेंगे, आपने ये सब देख लिया, आपने डिस्पोजिटर की कंडीशन भी देख ली। अब आप देखेंगे नक्षत्र लॉर्ड। एग्जाम्पल वही, शुक्र अगर पहले घर में बैठा है तो आपको देखना है किस नक्षत्र में बैठा है वो, उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, किस अवस्था में है वो।